चलिए तो हम लोग आज डीएलएड का जो सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, ये देख लीजिए। बिहार डीएलएड परीक्षा 7/6/2023 का ये सेट प्रैक्टिस है और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर को अगर अच्छे से सबको कर लेते हैं तो 100% है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम पहला सेट आपको करा दिए हैं, 6 तारीख वाला, 7 तारीख वाला कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे खुद से अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम आपको बताने से पूर्व आप देख लीजिए कि क्या आना चाहिए। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें आना क्या चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि इफ आई हैड सीन रामा आई डैश हर। तो इस तरह से आप ध्यान दे करके देखिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे जैसे ही आपको इफ आई हैड यहाँ पे दिख जाए और V3 दिख जाए तो आपको वुड हैव वाला ढूंढना है। वुड हैव वाले ढूंढने हैं। तो वुड हैव वाले कितने ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे? तो मात्र एक ही ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ बिल हैड दिया है तो ये गलत हो गया। यहाँ वुड हैव नहीं, यहाँ वुड हैव नहीं, तो राइट आंसर। इस तरह से आपको ये ध्यान सिर्फ कर लेना है कि इफ वाला जो भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा तो यहाँ देखना है कि क्या यहाँ हैड प्लस V3 आया है। तो आया है तो आगे आपको वुड हैव वाला ढूंढना है। बस इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस के एंड में हमको बोला है कि कौन चीज का यूज, मतलब किस मार्क्स, कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस के एंड में हमको प्रयोग करते हैं हम। सेंटेंस जब एंड होता है तो उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के एंड में ही क्लोन शब्द आपको एंड में नहीं प्रयोग होता है, कॉमा शब्द भी एंड में नहीं प्रयोग होता है, और सेमी क्लोन भी एंड में यूज नहीं होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सेमी क्लोन की बात करें तो ये सेमी क्लोन है, क्लोन की बात करें तो ये सेमी क्लोन है, सॉरी ये क्लोन है, और कॉमा का मतलब ये कॉमा है। इस तरह से कॉमा दिया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सबके प्रतीक। ये पिछले प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे और इससे पहले वाला में भी पूछा गया था। मतलब हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये इस तरह का प्रश्न ध्यान रखना जरूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ आप जब कोई भी छोटा जूनियर ग्रामर पढ़े होंगे तो जरूर इस शब्द को आपने जरूर देखा होगा। इस शब्द को आपने जरूर देखा होगा, और कहाँ पे देखा होगा? तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले में आपने देखा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये ये आपने कंजंक्शन में पढ़ा होगा, विस्मयादि बोधक अवयव में पढ़ा होगा। तो ऐसे जो है अलस दुख शोक व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है, जो कि ऐसा दिया था। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? तो ए में दिया गया है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इसी तरीके से सोचना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आइडम्स है। तो आइडम्स के लिए तो आपको अर्थ ही याद रखना है कि आइडम्स का क्या मीनिंग हो सकता है। तो आइडम्स के लिए आपको अर्थ याद रखना होगा, क्योंकि आपको बिना अर्थ याद रखे तो कोप विथ यहाँ लिखा हुआ है, कोप विथ का क्या मीनिंग होता है? तो कोप विथ का मीनिंग होता है, आपको ध्यान रखना है कि कोप विथ के लिए आपको टू बिकम एंग्री विथ, यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट। तक जब भी हम कोई डिफिकल्टी को हैंडल कर लेते हैं, मतलब परेशानी को हैंडल कर लेते हैं, तो कोप विथ होता है, मतलब सपोर्ट करना एक तरह से होना, ठीक है। सपोर्टेबल होगा, तो हैंडल करना, ठीक है। ये हैंडल डिफिकल्टी याद रखिएगा। जब भी कोप विथ आएगा तो आपको डिफिकल्ट शब्द जरूर ढूंढना है कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, और वहां पे आपको टिक लगा लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, ये प्रीपोजिशन से है। प्रीपोजिशन में आपको कुछ भी, किसी भी प्रीपोजिशन को आपको याद रखने के लिए आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो डायरेक्टली फिक्स होता है। तो एक्वाइंटेंस के साथ हमेशा याद रखिएगा विथ शब्द आता है। जब भी ये शब्द आपको ढूंढ मिल जाए तो आपको विथ शब्द याद रखना है। एक्वाइंटेंस का मतलब होता है उसके साथ विथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, तो विथ शब्द को हम लगा देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है यहाँ भी आइडम्स ऊपर लिखा हुआ है। देखिए आइडम्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आइडम्स का मतलब या फ्रेज का मतलब मुहावरा होता है। तो इससे जब भी ऐसे शब्द आएंगे तो आपको मुहावरा का अर्थ बताना है। यहाँ बोला है बुइल्ड बुइल्ड कास्टल इन द एयर। मतलब कहावत है कि आपने सुना होगा कि हवा में तीर छोड़ना वाला बात। तो हवा में तीर छोड़ने का मतलब है कि कुछ इमेज करना, ऐसा इमेज करना जो ना होने वाला बात हो। तो
उसको कहते हैं हवा में तीर छोड़ना। तो यही है बुइल्ड कास्टल इन द एयर का मतलब यही होता है। तो इसमें कौन ऐसा बात बता रहा है, तो इसको मीनिंग आप जानेंगे तभी ये समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अनरियलिस्टिक शब्द दिया हुआ है, मतलब जो रियल ना हो, अनरियलिस्ट मतलब जो अनरियलिस्टिक का मतलब होता है जो रियल ना हो, काल्पनिक हो। तो काल्पनिक शब्द वाले चीज को ढूंढना है। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द जरूर आएंगे जब भी ऐसे जैसे मुहावरा आएगा तो ये शब्द जरूर आएगा, इसलिए इस मुहावरा को आपको याद रखने के लिए ये ध्यान रखना है। ऐसे एक बार आ गया है तो दूसरी बार अगर आएगा तो 100% आप बना ही लेंगे, लेकिन इतना चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बोला है ऑल द फर्नीचर। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फर्नीचर शब्द क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब ढूंढना है। तो सिंगुलर वर्ब ढूंढने के लिए आपको कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं ये ध्यान रखना है। तो सिंगुलर वर्ब मात्र एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, मात्र यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हाँ सिंगुलर वर्ब के साथ आर नहीं लगते हैं। लुक पुलर होता है, और जब हम वर्ब में एस जोड़ देते हैं तभी वो सिंगुलर बनता है। तो सिंगुलर ये पुलर हो गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हैव तो पुलर ही होते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम ये भी बताए हैं आपको कि नाइदर से शुरू होने वाला सेंटेंस जो है आपका सिंगुलर होता है। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ नाइदर यू और नॉर ही, तो हमको जब भी नाइदर और नॉर का प्रयोग हो तो हमको इसको नहीं देखना है, यू को नहीं देखना है, बल्कि नजदीक वाले को देखना है। नजदीक में ही है, और ही के अकॉर्डिंग ही आपको प्रयोग करना है। तो ही के लिए आप आर लगा सकते हैं, नहीं। हैव लगा सकते हैं, नहीं। वेयर भी नहीं लगा सकते, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से एकदम आसान प्रश्न पूछे गए हैं। लोगों को लगता है कि नहीं अंग्रेजी बहुत भारी होगा, तो अंग्रेजी भारी नहीं होगा, अंग्रेजी से ही आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बटोर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजी पूछे जाते हैं। तो बिहार बोर्ड में ज्यादातर बच्चा जो है इजी में ही भी नहीं बना पाते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर इजी ही पूछे जाते हैं। और ये यहाँ से अगर आप 10 मार्क्स ले आते हैं तो ये आपका बोनस पॉइंट बन जाता है, इसीलिए ध्यान आपको रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। अब यहाँ पे क्या कहा है, तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि आपको जो नहीं बदलता हो, अर्थात उसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कमिंग शब्द आपको कभी भी कोई भी यहाँ सब्जेक्ट लगा दीजिए, आपको यहाँ कमिंग शब्द ही कमिंग ही आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब इसको कहेंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन कमिंग दे रखा है, तो आप कमिंग को लगा लेंगे। कमिंग दे रखा है यहाँ देखिए, सी में ऑप्शन दिया है कमिंग होगा, क्या होगा, कमिंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएंगे सी। सी क्यों हो गए, तो हम आपको बता दिए ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट से कोई लेना देना ना रखे, वो हमेशा वही फॉर्मेट में हो, तो उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और पिछले प्रीवियस ईयर में भी हम आपको बताए हैं, और आगे सेट प्रैक्टिस भी करेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला देखिए, सी वाज सिटिंग डैश सावित्री एंड सुषमा। तो यहाँ प्रीपोजिशन से प्रयोग किया गया है। जब भी आगे एंड जुड़ा हो और दो नाम हो, तो आपको आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में हम बिटवीन शब्द का यूज करते हैं। दो नामों के लिए हम बिटवीन शब्द का यूज करते हैं। वही दो से अधिक नाम होता तो एमोंग लगता, एमोंग। इस बात को भी एमोंग शब्द का यूज होता कब, जब दो से अधिक नाम हो। तो यहाँ पे एक सावित्री है और एक सुषमा है, तो दो ही नाम दिख रहे हैं, तो हमको बिटवीन शब्द यहाँ पे लगा देना है। तो इस बात को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कैसे हमको ढूंढना है ये चीज मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आपने देखा कि भाई यहाँ हमको प्रीपोजिशन भरना है, और या बिटवीन और एमंग वाली बात आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको नाम देखना है कि कितने नाम है। नाम ज्यादा हो जाएगा तो उस परिस्थिति में आपको यहाँ पे सावित्री एंड स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे हो जाते, तो ऐसे परिस्थिति में आपको एमंग लगाना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से यहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ ये डायरेक्ट दिया गया है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में वो भी चेंज पूरा नहीं करना है, बल्कि आपको फिल इन द ब्लैंक के जगह क्या आ जाएगा आप बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये डायरेक्ट शब्द में यहाँ ही सैड लिखा हुआ है। ही सैड लिखा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर का टेंस बदलेगा, इसके अंदर का टेंस बदलेगा। तो थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ये अंदर में V2 वाला बात है, और टुक जो है ना V2 है, तो V2 वाला बात है, तो वहां पे जैसे ही V2 आपको दिखेगा, आपको लिखना है
पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और पास्ट परफेक्ट में हमने आपको टेंस बताया है कि पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो सर हैड प्लस V3 वाले ढूंढेंगे, हैड प्लस V3, क्योंकि आपको परफेक्ट वाला में हमने बताया कि हैड प्लस V3। अब हैड प्लस V3 वाला ऑप्शन कितने यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं, यहाँ देखिए हैड प्लस V3 आपको खुद दिखाई दे देगा कि कितने ऑप्शन में यहाँ पे हैड प्लस V3 आए हुए हैं। तो क्या यहाँ हैड प्लस V3 नहीं, टूक जो है ना V2 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देखिए टेकन शब्द V3 होता है, V3, तो हैड के बाद V3 यहाँ पे तो दिख गया, यहाँ हैड है नहीं, हैज है, यहाँ तो हैड है लेकिन टू आ गया है, ऐसी परिस्थिति में ये भी गलत हो गया। तो अब आपके पास मात्र एक ही आंसर आपके सामने दिख रहा है, जो कि बी आंसर है। तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं आता है फिर भी हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे ही डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपको ढूंढने को कहेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखना है, और पहले यहाँ देखना है, यहाँ सैड लिखा हुआ है, 100% इसके अंदर वाले देखने हैं। इसके अंदर वाले देखने, तो यहाँ पे V2 दिख गया, इसका मतलब V2 वाला हैड प्लस V3 में बदलेगा, हैड प्लस V3 में बदलेगा, हैड प्लस V3 में बदलेगा, तो आपको हैड प्लस V3 ढूंढना है, और V3 आपका टेक का टेकन होता है। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करते करते आपको खुद पता चल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है कि कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस कंप्लीटिंग में आपको सेंस के आधार पर होता है, इसमें आप नहीं कुछ कर सकते हैं, आपको खुद अर्थ लगाना पड़ेगा और अर्थ के हिसाब से। तो कोई भी दो सेंटेंस आगे जुड़ता है वो कंजंक्शन से ही जुड़ता है, और कंजंक्शन से जुड़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शन इसमें जो है ये सारे के सारे कंजंक्शन दिया है, तो यहाँ कौन सी कंजंक्शन जोड़ेगा, तो कौन सा कंजंक्शन आपको ध्यान रखना है कि ये कंजंक्शन आपको जो है, ये कंजंक्शन आपका हो जाएगा, सी वाला कंजंक्शन सही है, क्योंकि बिफोर शब्द यहाँ ही सही सेंस दे रहा है, इसलिए सेंसेबल प्रश्न तो आपसे बनेंगे नहीं, ये हमको पता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न अगर आ गया यही सेम टू सेम, तो आप बिफोर लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि भाई कंप्लीट द एप्रोप्रिएट, मतलब कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन को, तो ऑप्शन में वर्ब भरना है। अब यहाँ वर्ब भरना है, तो यहाँ कौन से वर्ब हम भरेंगे, तो क्या हम दे के साथ हैज लगा सकते हैं, तो नो सर, हैज नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या हम गेट्स लगा सकते हैं, नो सर, गेट्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर को तो हम लगा ही नहीं सकते, पुलर जब भी लगेगा तो पुलर लगेगा। अब ऐसी परिस्थिति में ये और ये, अब ये दोनों को डिफाइन हम नहीं कर पा रहे हैं, ये पुलर है और ये इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये पुलर है या सिंगुलर है। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ ड्रॉप शब्द दिया हुआ है, तो एंड शब्द जो है ना, यहाँ V2 दिया है, तो V2 वाले ही ऑप्शन सही होंगे, हैव वाले नहीं सही होंगे, क्योंकि हैव के बाद हमेशा V3 लगता है, इसलिए ये गलत दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 13 का डी हो जाएगा। डी काहे गलती हो गया, क्योंकि हैव के पास हमेशा V3 लगता है, तो इसी तरीके से आपको गोट शब्द नहीं होंगे। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला पैसिव वॉइस में वॉइस पहचानना है। तो वॉइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइस के लिए आपको करना पड़ेगा कि वी हैव बॉट ए न्यू कार। ये कौन सा वॉइस बोला है कि इन्हें पैसिव वॉइस ढूंढना है, तो पैसिव वॉइस ढूंढने के लिए आपको यहाँ देखना है कि यहाँ हैव आया है, तो हैव जब आ जाए, तो जब भी परफेक्ट का वाक्य आ जाए तो उसमें बीन जरूर रहेगा। हैव हैज हमको ये बताता है कि वो परफेक्ट का वाक्य होता है, परफेक्ट। अब परफेक्ट के वाक्य में आपको पैसिव में बीन जरूर लगा रहेगा, और बीन वाले ऑप्शन आपको पहले ढूंढना है। तो बीन वाले ऑप्शन कितने हैं, यहाँ ऑप्शन में हम जब ढूंढेंगे, तो यहाँ देखिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हैज बीन यहाँ पे पहले ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि हैज बीन लिखा हुआ है, यहाँ पे बीन नहीं लगा है, यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है। तो कभी भी हम पास्ट को प्रेजेंट को पास्ट नहीं करते हैं पैसिव में, तो ये प्रेजेंट है और ये हैड बोल रहा है कि पास्ट हो गया, तो इसलिए ये भी गलती हो गया। तो दो तो यही गलती हो गए, यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है, तो दो ऑप्शन आपके सामने है कि आपका आंसर होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ बीइंग शब्द का यूज कर दिया है, जो कि बीइंग शब्द आपका यूज नहीं होता है, ठीक है, बीइंग शब्द का यूज नहीं होता है। क्या दिक्कत है, बीइंग शब्द का यूज नहीं होता है, क्योंकि बीन और बीइंग एक साथ नहीं आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ गलत हो गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। बस सिर्फ डी हो जाएंगे। कैसे ढूंढना है वो मैंने बता दिया, 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो देख करके क्लियर कर लेंगे, तो 100% है कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन ढूंढना है, इसका मतलब आपको वर्ब भरना है। अब यहाँ वर्ब भरना है, तो यहाँ देख लीजिए कि कौन सा वर्ब आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग, वर्किंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके साथ 100% है कि कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब आएगा, क्योंकि भी प्लस हमने कंटिन्यूअस में पढ़ा है कि कंटिन्यूअस में आईएनजी पढ़ा है,
तो एक्सिलरी वर्ब 100% आएंगे ही आएंगे, नहीं तो परफेक्ट में होगा तो बीन शब्द आएगा। क्या आएगा? बीन। बीन के बाद V4 आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो क्या यहाँ बी, सेल बी के साथ V3 आता है, इसलिए याद रखिएगा कि सेल बी नहीं होगा। और क्या एम आ सकता है या हैड बीन आ सकता है। तो आगे 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 यहाँ दिया हुआ है हैव, तो इस परिस्थिति से हम प्रेजेंट वाला ही देखेंगे, पास्ट वाले आपका गलत हो गया। अब ये वाला और ये वाला ऑप्शन बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ देखिए, जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमको यहाँ पे आफ्टरनून दिया है, ठीक है, जो कि समय को बोध करा रहता है, और समय का जैसे ही बोध कराएगा तो 100% आपको वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य के लिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर डी होगा, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में भी आपको वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब चुनना है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब चुनने के लिए आपको हमने बताया है कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट से ही काम करें। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा यही रूप में रहेगा, कभी भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम ऑप्शन देखेंगे पहले कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन में हियरिंग दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका हियरिंग हो जाएगा। हियरिंग दिया है, हियरिंग हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ढूंढना है। अगला है आपका बेड ऑफ रोज, अर्थात आइडम का मतलब मुहावरा होता है। मैंने अभी बता दिया कि जैसे ही आइडम यहाँ लिखा रहेगा, इसका मतलब आपको मुहावरा ढूंढना है। और मुहावरा बेड ऑफ रोज का मतलब होता है कि कौन से आंसर होंगे। तो याद रखेंगे कि बेड ऑफ रोज का मतलब होता है कि ए प्लेस और ए सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, मतलब आरामदायक स्थिति को हम बेड ऑफ रोज कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में हम बेड ऑफ रोज इसलिए बोलते हैं कि वो स्थिति मतलब आरामदायक है। कोई अगर अच्छा महसूस कर रहा है अपने आप को, तो कह रहा है कि भाई बेड ऑफ रोज है, अर्थात बेड ऑफ रोज का मतलब है आरामदायक स्थिति में होना। तो ये आप आरामदायक जगह में होना। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा आपका सी। सी इज द एक्यूरेट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न बोला है कि सुटेबल ऑप्शन चुनना है। अब सुटेबल ऑप्शन में यहाँ कंजंक्शन से आए हैं, तो दो प्रश्न तो आपको कंजंक्शन से हर हाल में पूछे जाएंगे, इसलिए कंजंक्शन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ बोला है कि कौन सा कंजंक्शन कर रहा है। मेनी स्टूडेंट्स कंबाइंड दैट द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, मेनी स्टूडेंट्स मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स। अर्थात कहने का मतलब है कि कंडीशनल सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस के लिए यहाँ देखिए कह रहा है बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कंप्लेंट किया है दैट द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, मतलब टेस्ट क्या है, कठिन है। बहुत सारे स्टूडेंट कठिन टेस्ट की बात कहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया है, बहुत सारे स्कोर लाया है। तो इसका मतलब है कि मतलब एक तरफ तो कह रहा है कि डिफिकल्ट है और दूसरी तरफ कह रहा है कि बहुत सारे सेव हो गया होगा।